नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन की समीक्षा। इस नाटक से संबंधित एक वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, उसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए नाटक की तत्वों के आधार पर समीक्षा करते हैं। तत्वों को अगर आधार बनाकर देखें तो नाटक की इन प्रमुख तत्वों के आधार पर समीक्षा की जाती है, जिसमें सबसे पहले क्या है, कथा वस्तु। कथा वस्तु में क्या है कि नाटक में कहानी कैसी ली गई है, उस कथा वस्तु का आधार क्या है। अगर इस नाटक को हम देखें तो इसकी जो कथा वस्तु है वो इतिहास पर आधारित है, यानी इसमें ऐतिहासिक पात्रों का समावेश किया जाता है। कालिदास के बारे में हम सब जानते हैं। कालिदास बहुत प्रसिद्ध संस्कृत के कवि हुए हैं। इनको, जो कि हमारे इतिहास के ही पात्र हैं, इनको यहाँ पर मुख्य नायक के तौर पर लिया गया है और इन्हीं को आधार बनाकर इस नाटक की रचना की गई है। जो कथा का आरंभ है ये आषाढ़ के पहले दिन की वर्षा से शुरू होता है। यहाँ पर मल्लिका जो कि नायिका है, इसके मल्लिका पात्रों के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मल्लिका प्रमुख भूमिका में है और कालिदास मल्लिका से प्रेम करते हैं। मल्लिका भी कालिदास से प्रेम करती हैं और जो आषाढ़ का पहला दिन है, उस दिन जो बारिश का मौसम है उसमें ये दोनों साथ हैं। मल्लिका जब बाद में अपने घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसे जीवन यथार्थ के बारे में समझाती है, क्योंकि वो ये चाहती है। मल्लिका की माँ का नाम यहाँ पर क्या है, अंबिका है। अंबिका मल्लिका को समझाती है कि इस तरह बाहर जाना एक औरत के लिए अच्छा नहीं है या उसे शोभा नहीं देता। वो उसे जीवन की सच्चाई के बारे में समझाती है और एक माँ के तौर पर अगर देखें तो अंबिका की जो चिंता है वो स्पष्ट रूप से इस चरित्र में, इस पात्र में दिखाई देती है। यानी एक साधारण माँ की जो चिंता होती है अपनी पुत्री को लेकर, उसी चिंता से ग्रस्त अंबिका भी है। वो मल्लिका को लेकर चिंतित है क्योंकि वो ये चाहती है कि जल्दी से मल्लिका को कोई योग्य वर मिले और उसका विवाह हो जाए। ये प्रथम अंक का घटनाक्रम है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये कथा वस्तु 3 अंकों में विभाजित है, तो हम यहाँ पर प्रथम अंक की बात कर रहे हैं। उसी दौरान आचार्य वररुचि कालिदास की ख्याति के बारे में सुनते हैं और वो इन्हें लेने के लिए जो यहाँ पर कालिदास का जो ग्राम है जहाँ कालिदास रहते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और ये गाँव कौन सा है, ये गाँव है प्रांतर, यानी ये प्रांतर क्षेत्र है। और इस गांव में जो वररुचि हैं वो किसको लेने के लिए पहुंचते हैं, कालिदास को। क्यों? क्योंकि कालिदास की जो प्रसिद्धि है वो उज्जैनी के राज्य तक पहुंच जाती है, तो वो वररुचि लेने के लिए आते हैं। कालिदास जाने से मना करते हैं, लेकिन जो मल्लिका है वो ये कहती है कि जब आप में कोई अच्छा हुनर है, जो कला है, उसको सही माहौल मिलना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। और मल्लिका और साथ ही कालिदास का मामा है, उसके नाम क्या है, मातुल। ये जो पात्र है मातुल क्योंकि कालिदास का संरक्षक है, उसके मामा है, तो वो भी चाहते हैं कि कालिदास अगर किसी राज्य की राजधानी में जाएगा, किसी दरबार में जाएगा, तो उससे क्या होगा, उनका जीवन आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से धन मिलेगा। इसी लालसा में, इसी जीवन यापन के लिए सुख सुविधाओं को जुटाने की लालसा में मातुल भी कालिदास को भेजना चाहते हैं और मल्लिका भी कालिदास को भेजना चाहती है। तो वररुचि कालिदास को लेकर उज्जैनी पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उज्जैनी जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर प्रियंगु मंजरी, ये आप ध्यान में रखेंगे, प्रियंगु मंजरी जो कि राजकुमारी है, उससे कालिदास का विवाह हो जाता है। राजकन्या है प्रियंगु मंजरी, उससे कालिदास का विवाह हो जाता है और कालिदास को कश्मीर का राजा बनाया जाता है। और यहाँ पर कालिदास के नाम से नहीं, बल्कि ये किस नाम से प्रसिद्ध होते हैं, ये मातृगुप्त के नाम से ये प्रसिद्ध होते हैं। कालिदास वहाँ पर रहते हैं, उनकी कीर्ति बढ़ती जाती है, उनका यश बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो पहला अंक किसके साथ समाप्त होता है, कालिदास की कीर्ति के साथ, यानी कालिदास की प्रसिद्धि के साथ। कालिदास एक गांव में रहते हैं, गांव से निकलकर राज दरबार में पहुंचते हैं, वहां पर एक अच्छा पद प्राप्त कर लेते हैं, किसी एक इलाके का उनको राजा बनाया जाता है।
जो कश्मीर का क्षेत्र है वहाँ का राजा बना दिया जाता है। प्रियंगु मंजरी से उनका विवाह कर दिया जाता है। यानी यहाँ पर कालिदास के जीवन कैसे चल रहा है, उन्नति के मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर चल रहा है। इसके बाद दूसरा अंक प्रारंभ होता है। कथा के दूसरे अंक में फिर से कालिदास के प्रांत या कालिदास के गांव का चित्रण है। वहाँ पर क्या दिखाया गया है कि जो मल्लिका है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में अपना जीवन जीती है। प्रियंगु मंजरी जो कि कालिदास की पत्नी है, लेकिन वो जानती है कि कालिदास अभी भी अपने प्रांत, अपने क्षेत्र और अपनी प्रेमिका यानी मल्लिका से जुड़े हुए हैं, अभी भी वो उनको याद करते हैं। तो वो उस क्षेत्र में जाना चाहती है, मल्लिका से मिलना चाहती है। कौन मिलना चाहती है? प्रियंगु मंजरी यानी कालिदास की जो पत्नी है वो मल्लिका से मिलना चाहती है। इसीलिए प्रियंगु मंजरी उस इलाके में जाए, मल्लिका के घर में जाए। इसलिए ये निश्चित किया जाता है दरबार में कि रंगिणी, संगणी और अनुस्वार और अनुनासिक ये सब प्रियंगु मंजरी के जाने से पहले मल्लिका के घर में जाएंगे और मल्लिका के घर की साज सज्जा करेंगे या उसे अच्छा करने का प्रयास करेंगे, यानी उसके घर में व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये सब दिखावा मात्र रहता है और प्रियंगु मंजरी वहाँ पर आती हैं, लेकिन कालिदास वहाँ आने से मना कर देते हैं। ये बात मल्लिका के मन को काफ़ी प्रताड़ित करती है या दुखी करती है कि कालिदास वहाँ पर नहीं आते, उससे मिलने के लिए, उसका हालचाल जानने के लिए नहीं आते, केवल प्रियंगु मंजरी ही आती है। इस दौरान काफ़ी लंबा समय बीत चुका था और जो मल्लिका की माता है अंबिका, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मल्लिका परिस्थितियों के कारण काफ़ी दुखी है और वो किसके साथ रहना शुरू कर देती है? वो विलोम के साथ रहना शुरू कर देती है। विलोम को हम प्रतिनायक मान सकते हैं। वैसे विलोम कालिदास के मित्र हैं, परंतु क्योंकि ये मल्लिका से प्रेम करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि मल्लिका इनसे प्रेम नहीं करती। लेकिन फिर भी जो विपरीत परिस्थितियाँ मल्लिका के जीवन में आ गई थी, उसमें साथ देने के लिए विलोम उसको संरक्षण देते हैं या उसकी सहायता करते हैं। विलोम से ही मल्लिका को एक पुत्री होती है या एक बालिका का जन्म होता है। मल्लिका एक बच्चे की माँ बन जाती है। इसके पश्चात कश्मीर में जो हालात हैं वो बदलने लगते हैं और तीसरे अंक का प्रारंभ हो जाता है। तीसरे अंक में क्या दिखाया गया है कि कश्मीर में जो विरोधी शक्तियां हैं वो प्रबल हो जाती हैं। इसीलिए कालिदास कश्मीर को त्यागना चाहते हैं या कश्मीर को छोड़ना चाहते हैं और उसमें वो क्या करते हैं, जो उनको मातृगुप्त की उपाधि मिली थी उसको वो त्याग देते हैं और सन्यासी का जीवन जीने का प्रण लेते हैं। यानी वो इसको मातृगुप्त की जो पदवी थी या कश्मीर की जो राजगद्दी है उसे त्याग कर वो कहाँ पर पहुँचते हैं? वो मल्लिका के घर पर पहुँचते हैं। यानी तीसरे अंक में मुख्यतः कालिदास का सन्यासी बन जाना दिखाया गया है या उनका निर्वासन दिखाया गया है कि वो राजगद्दी से कैसे अलग हो जाते हैं, राजगद्दी का या सुख सुविधाओं या भोग का त्याग कर देते हैं। वो मल्लिका के घर आते हैं, लेकिन जब मल्लिका के घर आते हैं तो आज भी एक विशेष बात है कि पहले अंक में जब पहला दृश्य था तब भी आषाढ़ का पहला दिन था। आषाढ़ का पहला दिन था और क्या हो रही थी? वर्षा हो रही थी और आज भी कुछ वैसा ही है। यानी तीसरे अंक का या कालिदास जब दोबारा से लौटकर मल्लिका के पास आते हैं तब भी आषाढ़ का पहला ही दिन है और आज भी बारिश हो रही है। तभी कालिदास को एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है मल्लिका के घर में और वो क्योंकि वो आता है और मल्लिका को कहता है कि हम फिर से अपना जीवन शुरू करेंगे, लेकिन तभी जब घर के अंदर से उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो बाहर चला जाता है। यानी वो समझ जाता है कि मल्लिका के जीवन में इतने सालों में बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका है, जबकि इससे पहले शायद कालिदास ये सोच ही नहीं पा रहा कि मल्लिका के जीवन में क्या क्या घटनाक्रम हुए, क्योंकि जो मध्य भाग है उसमें कालिदास मल्लिका से मिलने का कोई प्रयास नहीं करता, उसके बारे में जानने का कोई प्रयास नहीं करता, बल्कि कश्मीर में रहकर अपना भोग विलास का या सुख सुविधा से संपूर्ण जीवन वो व्यतीत करता है। लेकिन कथा के अंत में या नाटक के अंत में क्या है, जब कालिदास को उस बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है तो वो परिस्थितियों से वाकिफ़ होता है या वास्तविकता को जान पाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो इस नाटक का अंत है वो कैसा है? नाटक का अंत मार्मिक है, यानी दुखांत नाटक है।
अंतिम दिन, अंतिम या यूँ कहें कि अंतिम जो घड़ी है वो कैसा है, आषाढ़ का प्रथम दिन है और आज भी वर्षा हो रही है। इसीलिए इस नाटक का नाम शायद इसी बात को आधार बनाकर किया गया है, आषाढ़ का एक दिन। इसमें देखें तो जब कथा प्रारंभ होती है तो अंतर्द्वंद से इसकी शुरुआत होती है। अंतर्द्वंद कैसा है, कालिदास जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, मन में द्वंद्व चलता है कि उन्हें जाना चाहिए उज्जैन या नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाते हैं तो जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है, नहीं जाते तो मल्लिका और मातुल उसे भेजने के लिए तत्पर हैं। उसके बाद जो मध्य भाग है वो भी अंतर्द्वंद में ही चरम सीमा पर नाटक को ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो द्वंद्व है वो किस में चल रहा है, इच्छा और समय में। इच्छा क्या है मानव की, और समय क्या है जो निश्चित है। तो यहाँ पर पहले इच्छा किसकी थी, मालविका की इच्छा थी, मातुल की इच्छा थी कि कालिदास को जाना चाहिए। अब इच्छा किसकी है, अब कालिदास की इच्छा है कि उसे मल्लिका के साथ रहना है। वो अपना भोग विलास सुख सुविधा का जीवन त्याग देता है, लेकिन अब समय फिर से बदल चुका है, समय में फिर से बदलाव आ गया है। तो यहाँ पर इच्छा और समय के द्वंद्व में अगर देखें तो समय अधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है। तो हमारी जो कथा वस्तु है 3 भागों में बटी है, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग, यानी आदि भाग, मध्य भाग और अंत, ये कथा वस्तु है। अब देखिए जानते हैं पात्र योजना। पात्र योजना की अगर बात करें तो मुख्यतः 2 प्रकार के पात्र होते हैं, एक होता है मुख्य पात्र और दूसरा कौन सा होता है, गौण पात्र। मुख्य पात्रों में यहाँ पर कौन है, अंबिका है, अंबिका की बेटी है मल्लिका, कालिदास है, दंतुल है, मातुल है, प्रियंगु मंजरी है, ये सब कौन है, ये प्रमुख पात्र हैं। और गौण पात्रों में हम कह सकते हैं निक्षेप है, इसके साथ संगिणी, रंगिणी, अनुस्वार, अनुनासिक तथा अन्य जो भी पात्र है जो कथा को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं, वो कौन से पात्र हैं, गौण पात्र हैं। तो यहाँ पर अगर मुख्य पात्रों की बात करें तो नाटक के लिए इन पात्रों की बहुत ही सोच समझकर योजना की गई है। जो पहला अंक है उसमें 12 दृश्य खंड है और सभी में 2 या 2 से ज़्यादा कितने पात्र हैं, 4 पात्रों को एक साथ लेकर आए हैं, यानी ये मंच के अनुकूल पात्रों की योजना इन्होंने की है। और इन पात्रों के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो कथानक है ये किस ओर जा रहा है, यानी जो पात्र योजना है वो बिल्कुल नाटक के अनुसार है। जो नाटक का प्रथम अंक है उसमें अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, मातुल, निक्षेप और विलोम ये प्रमुख पात्र के रूप में आए हैं। परंतु जो दूसरा अंक आता है उसमें कालिदास नहीं है, यानी इसमें कालिदास नहीं है और 5 नए पात्रों को जोड़ा गया है, जो कि रंगिणी, संगिणी, अनुस्वार, अनुनासिक और रानी प्रियंगु मंजरी है। ये 5 इसमें पात्र जुड़ जाते हैं। इसी तरह जो तीसरा और अंतिम भाग है नाटक का, यानी अंतिम भाग में क्या है कि अंतिम भाग में मल्लिका है, कालिदास है जो मुख्य भूमिका में है, इसके साथ साथ मातुल भी है, क्योंकि मातुल का भी मोह भंग हो जाता है। मातुल कौन है, कालिदास का संरक्षक और उसके मामा है। मातुल का भी मोह भंग हो जाता है। पहले तो मातुल ये सोचता है कि कालिदास को जो सुख सुविधाएं मिलेगी उससे मेरा भी जीवन सुख सुविधाओं से पूर्ण हो जाएगा, लेकिन बाद में मातुल का भी इन सब चीज़ों से मोह भंग हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रमुख पात्र हैं वो कथा को आगे बढ़ाने में पूर्णतः सक्षम है, और इन पात्रों में जो मुख्य पात्र हैं उसमें कालिदास केवल द्वितीय अंक में नहीं है और वहाँ पर उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। कथा के अनुसार इनकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसमें कुछ काल्पनिक पात्र हैं और कुछ ऐतिहासिक पात्र हैं। जैसे कालिदास यहाँ पर ऐतिहासिक पात्र हैं, लेकिन जो मल्लिका है ये काल्पनिक पात्र हैं। इसके साथ साथ जो प्रियंगु मंजरी है ये भी नाम काल्पनिकता के आधार पर निर्धारित किया गया है। वैसे तो हम पुराने समय से ये सुनते चले आ रहे हैं कि कालिदास की का विवाह है वो राजकुमारी से हुआ था, लेकिन उनका नाम प्रियंगु मंजरी नहीं था। ये नाम मोहन राकेश ने ही निर्धारित किया है। अगला जो हम पॉइंट बनाएंगे वो बनाएंगे देश, काल और वातावरण का। देखिए जो घटना है इसमें ऐतिहासिक पात्र लिए हैं और उसी काल और समय को दिखाने के लिए ही मंच पर ऐसी साज सज्जा की गई है कि ये जो घटनाक्रम है ये हमें जीवंत प्रतीत होता है। जैसे यहाँ पर एक चीज़ विशेष रूप से इन्होंने ली है
वो क्या है, वातावरण को निर्धारित करने के लिए या वातावरण उत्पन्न करने के लिए ध्वनि का विशेष रूप से प्रयोग किया है। जैसे अंधेरे में मेघ की गर्जना और वर्षा का जो ध्वनि प्रभाव है वो प्रारंभिक अवस्था में हमें दिखाई देता है या सुनाई देता है, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। मंच पर जो दृश्य सज्जा है वो कैसी है कि तीन ओर से दीवार घिरी हुई है और एक साधारण सा प्रकोष्ठ भी है जिस पर 2 द्वार हैं और एक बड़ी सी खिड़की दिखाई देती है। यानी वातावरण को कैसा बताया गया है, बिल्कुल इस नाटक के पात्रों के मनोभावों के अनुकूल। यहाँ मंच पर जैसे अंबिका है, मौन उपस्थिति से नाटक की शुरुआत होती है, लेकिन जो मेघ गर्जना है वो विषय की गंभीरता को बताती है। इसके साथ साथ देखें तो यथार्थ शैली का प्रयोग यहाँ पर मंच पर किया गया है दृश्य को प्रदर्शित करने के लिए या दृश्य को दिखाने के लिए। या जो वातावरण है उसमें ध्वनि और जो मौन है वो अपने आप में एक विशेष भूमिका निभाते हैं इस वातावरण को या इस नाटक को सार्थकता प्रदान करने में। यानी इस नाटक में अगर देशकाल की बात करें तो ऐतिहासिकता को लिया गया है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में ऐतिहासिक पात्रों और घटनाक्रम के माध्यम से जो वर्तमान समस्याएं हैं, वर्तमान जो अंतर्द्वंद है उसको यहाँ पर दिखाने के लिए वातावरण उत्पन्न किया गया है। उसके बाद आता है संवाद योजना। संवाद कैसे होने चाहिए, रोचक होने चाहिए, सरल होने चाहिए, मन पर प्रभाव छोड़ने वाले होने चाहिए। तो वो सभी प्रकार के संवादों की जो विशेषताएं हैं वो हमें इस नाटक में देखने में मिलती हैं। अगर हम इन संवादों की बात करें तो जो नाटक के पात्र हैं वो अपने संवादों के माध्यम से ही अपने व्यवहार, अपने चरित्र को प्रदर्शित करने में पूर्णतः सक्षम प्रतीत होते हैं। अभिनेता की दृष्टि से अगर ये नाटक देखें तो देखिए अभिनय कुशलता यानी काया के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, वेशभूषा के माध्यम से, संवादों के माध्यम से अगर देखें तो, क्योंकि देखिए मैंने इस प्रारंभ में बताया था कि जो ध्वनि है, ध्वनि प्रभाव यहाँ पर बहुत अधिक वो दिखाया गया है। तो यहाँ पर कायिक, वाचिक, आहार्य वो सभी जो खूबियाँ होती है एक अच्छे कुशल अभिनेता में, वो सभी यहाँ पर पात्रों में देखी जा सकती है। जैसे अंबिका का मौन है वो मल्लिका की मनोस्थिति को या मल्लिका के जो हाव भाव हैं उसको देखकर जो अंबिका है वो मौन है, लेकिन वो एक माँ के भाव है और देखने वाले दर्शक बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उसके चेहरे पर ये गंभीरता क्यों है। उसी प्रकार जो आसपास के उसको देखकर पात्रों के जो भाव अभिव्यक्त हुए हैं वो भी उनके अभिनय को कुशल बनाने में पूर्णतः सक्षम है। इस नाटक में अगर देखें तो तनाव भी है, तनाव, उत्सुकता भी है और इसके साथ साथ रहस्यमयता भी है। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो ये रहस्यमय है, लेकिन इन सब को अभिव्यक्त करने में जो अभिनय कुशलता है वही कारगर होती है। यानी अभिनय के माध्यम से ही इन सब भावों को अभिव्यक्त किया जा सकता है, चाहे वो अंबिका है, चाहे मल्लिका है, चाहे कालिदास है, दंतुल है, मातुल है, किसी भी पात्र को अगर देखें तो वो अपने अभिनय को पूर्ण कुशलता से यहाँ पर उन्होंने अभिव्यक्त किया है। संकलनत्रय की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, समय कौन सा है, स्थान क्या है और कार्य क्या है। यानी इन सब बातों को ध्यान में रखकर संकलनत्रय का हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए समय क्या है, ऐतिहासिक घटनाक्रम को लिया गया है, इतिहास में भी ये घटना घटित हुई है, यानी इतिहास के कालिदास को यहाँ पर लिया है, लेकिन किसमें, आधुनिक संदर्भ में। यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो केवल इतिहास के पात्र लेकर इतिहास की समस्या दिखाना ही कवि का मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में भी ऐसी ही स्थिति है। इसी प्रकार के जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उन्हें सत्ता की कठपुतली बनना ही पड़ता है, उनके अपने मनोभावों का त्याग उन्हें करना ही पड़ता है। तो इस दृष्टि से देखें कि इतिहास के पात्रों के माध्यम से वर्तमान समय की समस्याओं को दिखाना लेखक का या नाटककार का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रहा है। तो संकलनत्रय की दृष्टि से भी एक सफल नाटक कहा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं उद्देश्य की। देखिए उद्देश्य, कोई भी जो रचना है वो निरुद्देश्य नहीं होती, यानी बिना किसी उद्देश्य के किसी भी रचना, किसी भी लेख की रचना नहीं की जा सकती।
तो उद्देश्य की दृष्टि से हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला उद्देश्य क्या है? प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, और निवृत्ति मार्ग का द्वंद्व। देखिए यहाँ पर लड़ाई चल रही है, द्वंद्व चल रहा है, किसमें? प्रवृत्ति में और निवृत्ति में। प्रवृत्ति कौन चाहता है? कालिदास। कालिदास प्रवृत्ति के मार्ग पर जाना चाहता है और मल्लिका क्या है? वो निवृत्ति के मार्ग पर जाना चाहती है। यानी कालिदास प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है और जो मल्लिका है वो निवृत्ति मार्ग का प्रतिनिधित्व करती है। कालिदास भोग विलास के जीवन से दुखी होकर अब मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, शांति चाहता है, संन्यास चाहता है। लेकिन जो मल्लिका है वो अपने जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए जीवन के उस मार्ग पर चल पड़ती है जहाँ पर उसे भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो सके। इसीलिए वो विलोम के साथ अपना जीवन यापन करने का निर्णय लेती है। तो यहाँ पर दोनों के जो मार्ग हैं अलग अलग हैं और उसमें अंतर्द्वंद दिखाया गया है। ये जो द्वंद्व है ये केवल इतिहास का द्वंद्व नहीं बल्कि वर्तमान समय में भी हम इसको मान सकते हैं कि वर्तमान समय में जो मानव जीवन है वो मानसिक अंतर्द्वंद का शिकार हो रहा है। जो मानसिक द्वंद्व से पीड़ित मानव है वो आज अनेक कुंठा से, पीड़ा से संघर्ष कर रहा है, यानी जीवन में अकेलेपन का अनुभव कर रहा है। तो इतिहास के पात्रों को लेकर प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के बारे में बताना कवि का मुख्य उद्देश्य हम मान सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरे उद्देश्य की अगर बात करें तो वो क्या है? यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण, यथार्थवाद क्या है? जो जैसा दिखाई दे रहा है उसे स्वीकार कर लेना। यहाँ पर क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें जो भावनाएं हैं वो सहयोगी सिद्ध नहीं होती बल्कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें भावनाओं का त्याग करना ही पड़ता है। यथार्थ को स्वीकार करके ही हमें जीवन की मार्गदशा निर्धारित करनी पड़ती है। इसीलिए यथार्थवादी दृष्टिकोण मल्लिका के माध्यम से देख सकते हैं। मल्लिका यथार्थ को स्वीकार कर लेती है और वो कालिदास के चले जाने के पश्चात विलोम के साथ अपना जीवन यापन करने का निर्णय लेती है। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई जान चुकी है, केवल भावनाओं से और प्रेम से पेट नहीं पाला जा सकता। मानसिक संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है लेकिन पेट की अग्नि तो यथार्थ को स्वीकार करके ही प्राप्त की जा सकती है या बुझाई जा सकती है। तो यहाँ पर यथार्थवादी दृष्टिकोण को लेखक ने दिखाया है पात्रों के माध्यम से। अब बात करते हैं भाषा की। देखिए भाषा ही भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर साहित्यिक और बोलचाल की भाषा का समन्वय है, यानी साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भाषा और साधारण मानव की भाषा दोनों का यहाँ पर संकलन किया गया है, समावेश किया गया है, समन्वय किया गया है। अब से पहले अगर नाटकों की दृष्टि से देखें तो जयशंकर प्रसाद की भाषा प्रमुख मानी गई, लेकिन वो संस्कृत निष्ठ भाषा है, यानी उसमें संस्कृत के शब्दों की प्रधानता है। यहाँ पर भी संस्कृत के शब्दों की प्रधानता है, लेकिन वो शब्द इतने क्लिष्ट नहीं है, इतने कठिन नहीं है कि सामान्य जो जन है वो उसे समझ नहीं पाए। इसीलिए बोलचाल के शब्दों का या बोलचाल की भाषा का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है, समन्वय किया गया है। इससे क्या है कि पात्रों का जो व्यक्तित्व है या उनकी जो मानसिक अवस्था है उसको अभिव्यक्ति करने में ये भाषा पूर्णतः सक्षम सिद्ध हुई है। भाषा के साथ साथ जैसा कि मैंने अभिनेता में बताया था कि जो पात्र हैं उनकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं नाटक को आगे बढ़ाने में या पात्रों के मनोभावों को अभिव्यक्त करने में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनकी जो भाषा है वैसे विशेष तौर पर जैसे इब्सन और चेखव अपने यथार्थवादी रंगमंच के लिए जाने जाते हैं, उसी प्रकार का उदाहरण कुछ मोहन राकेश ने यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। या इस नाटक से हम मान सकते हैं कि हिंदी नाटक और रंगमंच का जो सृजनात्मक आंदोलन है वो यहाँ से हम मान सकते हैं। यानी हिंदी नाटक और रंगमंच में जो तालमेल का प्रारंभ हुआ वो हम यहाँ से मान सकते हैं कि ये उसकी भूमिका का आधार है या धरातल है। तो यहाँ से रंगमंच के नए नए प्रयोग प्रारंभ हुए जो कि मोहन राकेश ने शुरू किए थे। तो इस तरह भाषा की दृष्टि से देखें तो आपको क्या बताना है कि संस्कृत निष्ठ भाषा है। क्यों? क्योंकि वो पात्रों के लिए ज़रूरी है। दरबारी पात्र है। उस समय इतिहास काल में अगर देखें तो कालिदास के समय में संस्कृत मुख्य भाषा के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन इसके साथ साथ साधारण बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। तो
तो उससे क्या है कि उनके जो भाव हैं वो बहुत आसानी से पाठक या जो दर्शक है वो उनको समझ सकते हैं, उनके मनोभावों को। इसके साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि जब ये प्रश्न आप तैयार करेंगे तो निष्कर्ष अवश्य देंगे। निष्कर्ष रूप से आप कह सकते हैं कि तत्वों की दृष्टि से देखें तो ये एक सफल नाटक कहा जा सकता है, या जो रंगमंच में नए प्रयोग के साथ ये नाटक सफलता की ऊंचाइयों को छूने में पूर्णतः सक्षम है। इस तरह से आप इसका निष्कर्ष करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इसे एक छोटी वीडियो में बताने का प्रयास किया है। हो सकता है इसमें से आपको अलग पॉइंट देकर प्रश्न पूछ लिया जाए, यानी तत्वों की समीक्षा ना पूछकर ये पूछ लिया जाए कि आषाढ़ का एक दिन की पात्र योजना के बारे में बताएं, देश काल या वातावरण के बारे में बताएं, अभिनेता के बारे में पूछ लिया जा सकता है। इसके आप चारों पॉइंट लिखेंगे, वो मैं पहले भी वीडियो में करवा चुकी हूँ, और उन पॉइंट के आधार पर आप इसके अभिनय को बताएंगे। उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन किसी भी पॉइंट से कोई भी प्रश्न बनाने को कहा जाए, आप सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, भूमिका बनाएंगे, और उस भूमिका में या उस परिचय में आपको क्या बताना है, नाटक का परिचय देना है। किसका नाटक है, कब लिखा गया, कौन कौन से इसको पुरस्कार मिले गए, कथा को कितने अंकों में विभाजित किया गया है, कौन से अंक में क्या मुख्य घटनाक्रम है, और उसके बाद आप उसका निष्कर्ष बताएंगे। इसी प्रकार से आप भाषा के बारे में भी करेंगे। इसमें एक और पूछा जा सकता है आपसे, उसमें आपको क्या बताना है, ऐतिहासिकता की दृष्टि से, क्योंकि इतिहास को आधार बनाकर ये नाटक लिखा गया है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि जो कथा के पात्र हैं वो ऐतिहासिक हैं, लेकिन कुछ पात्र जैसे मल्लिका है, प्रियंगु मंजरे है, उन पात्रों को कल्पना के आधार पर भी निर्धारित किया गया है। और वर्तमान संदर्भ में अगर हम इसको जोड़ें तो वर्तमान समय में भी आज अगर हम देखें, क्योंकि इस नाटक से ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान संदर्भ में ये नाटक कहाँ तक सार्थक है, या क्या वर्तमान समस्याएं भी इस नाटक में हम देख सकते हैं कि वर्तमान संदर्भ में ये नाटक सफल माना जा सकता है। तो देखिए इसके पात्र ऐतिहासिक हैं, लेकिन जो इसका घटनाक्रम है वो वर्तमान संदर्भ में हम उसको जोड़ सकते हैं। वर्तमान में किसी भी कवि को, लेखक को या पत्रकार को इतनी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपने हिसाब से कुछ लिख सके, छाप सके। उसे भी राजसत्ता से दबाव को सहन करना पड़ता है, यानी सत्ता के समक्ष उसे भी कठपुतली बनना पड़ता है। ये सब हम वर्तमान में देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो आधुनिक समय में नर नारी संबंध हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इन संबंधों में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, चाहे वो पति पत्नी का संबंध है, प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, यहाँ पर भी स्वार्थ प्रवृत्ति कार्य करती है। और यहाँ पर इन संबंधों को भी हम जोड़कर वर्तमान संदर्भ में इसमें बता सकते हैं। तो और इसी तरह से जो यहाँ का प्रमुख पात्र है कालिदास, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़कर भी पूर्णतः सफल नहीं है, वो असमर्थ सा दिखाई देता है। और वर्तमान समय का जो मानव है वो भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और वो भी हमें असमर्थ सा दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट बना सकते हो जो वर्तमान संदर्भ में इस नाटक को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप नामकरण की बात भी कर सकते हैं। नामकरण अगर देखें तो ये छायावादी प्रतीत होता है। देखिए आषाढ़ का एक दिन, प्रकृति को आधार बनाकर, प्रकृति आधार बनती है, प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं, तब भी आषाढ़ का पहला दिन है। और जब जीवन निस्वार्थ होकर, या जीवन जो है वो सच्चाई का सामना जब करता है और प्रेम की भाव की समापन हो जाता है, प्रेम का भाव, जीवन की कड़वी सच्चाई जब सामने आ जाती है, तब भी आषाढ़ का पहला ही दिन है, बारिश हो रही है, यानी आषाढ़ की पहली बारिश प्रेम का संदेश लेकर आती है। और वही बारिश सालों बाद उसी बादलों की गर्जना के साथ, बिजली की चमक के साथ हमेशा के लिए वो प्रेम छीनकर ले जाती है। तो यहाँ हम नामकरण की स्पष्टता या नामकरण की सिद्धता भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। यानी नामकरण अपने जो नाटक की घटनाक्रम है उसके अनुकूल है। छायावाद से प्रभावित नामकरण प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रकृति का चित्रण किया है, और जो वही प्रकृति प्रेम की बारिश आती है, वही प्रेम की बारिश जब दोबारा से उसी समय, उसी महीने, उसी पहले दिन जब बरसती है, तो जीवन की कड़वी सच्चाई सामने होती है, और यानी यथार्थ लाकर हमारे सामने रख देती है। जीवन में प्रेम का भाव समाप्त हो जाता है, यथार्थ के साथ जीवन का जो घटनाक्रम है यहाँ पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि कालिदास जीवन की वास्तविकता समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है। नाटक का अंत कैसा है? दुखांत है।
तो यहाँ पर मैंने इस नाटक को समेटने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि ये नाटक आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और इसके प्रश्न आप तैयार कर पाओगे। लेकिन फिर भी अगर आप इसके बारे में कुछ और ना समझ में आए और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि मैं आपकी उस समस्या का भी समाधान करने की कोशिश करूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।